हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कमेटीज़ की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने की पूरी संभावना भी रहती है। तो चलिए, फास्ट रिवीजन में हम लोग समितियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली समिति क्या है। आपके सामने पहली समिति दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे जो है गोरवाल समिति की बात की गई है। किसकी समिति बात की गई है? यहाँ पे गोरवाल समिति की बात की जा रही है। आज़ादी के बाद थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गोरवाल समिति की बात करेंगे हम लोग, यानी कि गोरवाल कमेटी। आज़ादी के बाद 1948 में भ्रष्टाचार का पहला मामला सेना के जीप खरीद घोटाले में आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि आज़ादी के बाद जो है 1948 में भ्रष्टाचार का पहला मामला आया, जो कि किससे रिलेटेड था? जीप खरीद घोटाले, यानी कि जीप खरीदी गई थी, उसमें से घोटाला हुआ था, जो 1948 में भ्रष्टाचार का पहला मामला सामने आया था। इन घोटालों को नियंत्रित करने की दृष्टि से भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 में समीक्षा के लिए जो है बक्सी टेकचंद समिति का गठन भी किया गया, को पहली कोशिश माना जाता है। यानी कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो 1947 में की समीक्षा हुई, उसके बाद बक्सी टेकचंद समिति का जो है गठन किया गया, और ये पहली कोशिश माना जाता है कि इसके बाद 1950 में गोरवाल समिति का गठन किया गया। तो देखिए, वैसे तो बात की जाए तो बक्सी टेकचंद समिति को पहली समिति माना जा सकता है कि भ्रष्टाचार के निरोधक के रूप में, लेकिन ये कोशिश माना जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद 1950 में गोरवाल समिति का गठन होता है, जिसमें पाया जाता है कि भारत में मंत्री और सांसद विधायक भारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब गोरवाल समिति की बता दें आपको कि ये 1950 में इसका गठन होता है, जबकि यहाँ पे 1948 में एक भ्रष्टाचार हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद जो है बक्सी टेकचंद समिति की गठन हुई, जिसकी एक कोशिश थी, ये सफल नहीं हुआ है। इसके बाद 1950 में जो है गोरवाल समिति का गठन किया जाता है, जिससे ये पाया जाता है कि भारत में जो मंत्री और सांसद हैं और विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो कौन समिति बताती है? ये गोरवाल समिति बताती है कि भारत के जो मंत्री विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। फिर क्या होता है कि तत्पश्चात जो है 1951 में एडी गोरेवाल समिति ने 70 पृष्ठों की लोक प्रशासन पर रिपोर्ट पेश किया। तब ये 1950 में गठित हुआ। ठीक है, 1950 में ये अपनी केस में 51 में इन्होंने 17 पृष्ठों की लोक प्रशासन पर रिपोर्ट अपना पेश कर दिया गोरवाल समिति ने। अभी मैंने बताया ना, गोरवाल समिति क्या किया? गोरवाल समिति ने ये काम किया कि 1950 में इसका गठन हुआ। इसके पहले जो है बक्सी टेकचंद समिति का गठन हुआ था 1947 में, जो कि सफल नहीं रहा था। इसके फलस्वरूप जो है 1950 में गठन होता है, गोरवाल समिति का गठन होता है, जिसमें ये पाया जाता है कि जो भारत के मंत्री विधायक और सांसद हैं ये भारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। और फिर जो है 1951 में गोरवाल समिति ने 70 पृष्ठों की लोक प्रशासन रिपोर्ट को भी पेश किया। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बातें कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, इस रिपोर्ट में प्रशासन में सर्वोत्तम महत्व के विषयों को प्राथमिकता, निश्चित परिणामों की आशा में अधिक खर्च न करना, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष होना, ईमानदार मंत्रियों, विधायकों एवं प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना होना तथा भर्ती एवं प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था होना जैसी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई। जब ये 1950 में जब गोरेवाल समिति ने पाया कि भारत के मंत्री, विधायक और सांसद जो हैं भारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो इन्होंने 1951 में एक रिपोर्ट जारी किया और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है प्रशासन होना चाहिए। लोक प्रशासन पर रिपोर्ट इन्होंने बनाया था। ये देखिए, लोक प्रशासन पर रिपोर्ट 1951 में इन्होंने पेश किया था। ठीक है, अगला समिति देखते हैं हम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर नेट जेआरएफ हो, इस सभी एग्जाम में ये पूछे जाने वाली समिति है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये इम्पोर्टेंट समिति लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी कम समय में हम लोग जान जाएंगे काफ़ी समितियों के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जिनको हमें लगता है कि हमको ये हमारे क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो सकते हैं। बट अगर आप सेशन से जुड़े हैं या इस समिति को पढ़ रहे हैं, 1 से 2 बार पढ़िए इस वीडियो को, इसके बाद देखिए इस समिति आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो आया था उसका क्या काम था, गठन कब हुआ, ये बातें हम लोग करेंगे। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आया इसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था 5 जनवरी 1966 में। ठीक है, कब आया, 1966 में। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा जो है लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए किया गया था। इसका जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया इसका मकसद यही था कि लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना। ठीक है, तो ये 5 जनवरी 1966 में आया था। और मोरारजी देसाई जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। कौन थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे। और बाद में श्री हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बन गए। पहले तो मोरारजी देसाई को प्रथम प्रशासनिक सुधार का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसके बाद बन गए हनुमंथैया इसके अध्यक्ष बन गए बाद में। अब बात करते हैं, आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है 20 अक्टूबर 1966 को पेश की है। अब ये समिति बनती है 1966 को, ठीक है, 5 जनवरी 1966 को बनती है। ठीक है, 5 जनवरी 1966 को बनती है, 20 अक्टूबर 1966 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तथा दूसरा रिपोर्ट जो है 30 जून 1970 को पेश किया। अब पहला रिपोर्ट तो बहुत जल्दी आ गया, 1966 में ही स्टार्ट बनी ये जनवरी में, फिर अक्टूबर में इसका रिपोर्ट आ गया। फिर दूसरा जो रिपोर्ट इन्होंने पेश किया 30 जून 1970 में इन्होंने पेश किया, लगभग 4 साल लग गए। आयोग ने कुल 578 सुझाव दिए। अब देखिए इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 578 सुझाव दिए थे इन्होंने, जो कि प्रशासनिक यानी कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड लोक प्रशासन से रिलेटेड इन्होंने सुझाव दिया था। 578 सुझाव इन्होंने दिया था। अब मैं आपसे फिर से पूछ सकता हूँ, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था, 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कब हुआ इसका गठन, देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ था। अब ये डेट भी याद रखिएगा आप, 5 जनवरी 1966 को इसका गठन होता है। प्रथम रिपोर्ट इसकी आती है अक्टूबर 1966 में, दूसरी रिपोर्ट आती है 1970 में आती है। ठीक है, और कुल सुझाव इसमें कितने दिए गए थे, 578 सुझाव पेश किए गए थे। और इसके अध्यक्ष की बात कर लिया जाए तो प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे, बाद में हनुमंथैया बना दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आता है। कौन सा आता है, एक दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आता है जो कि 31 अगस्त 2005 में आता है। सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई। अब दूसरा प्रशासनिक सुधार जो आया वो 2005 में आया। पहला कब आया था, 5 जनवरी 1966 में आया था प्रथम प्रशासनिक सुधार। किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में आया था। अब यहीं पे दूसरा प्रशासनिक सुधार की बात कर रहा है तो ये आया अगस्त 2005 में आया। ठीक है, अगस्त 2005 में आया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पन मोइली, या कहीं वीरप्पा मोइली भी लिखा रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोइली से आपको याद करना है। ठीक है, दूसरे प्रशासनिक सुधार जो है 31 अगस्त 2005 में आता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, श्री वीरप्पन मोइली होते हैं। और बात की जाए तो इसका क्या काम था, ये सभी स्तरों के देश के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील, जवाबदेही, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो दूसरा प्रशासनिक सुधार का मतलब मेन उद्देश्य यही था कि जो प्रशासन हो वो सभी देशों के लिए सक्रिय हो। ठीक है, सभी स्तरों पर देश के लिए क्या हो, सक्रिय होना चाहिए और प्रतिक्रियाशील हो, जवाबदेही भी हो इसमें, और सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी इस जो है सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग को प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सतीश चंद्र समिति क्या होती है। सतीश चंद्र समिति को भी देख लेते हैं। ये आता है 1988 में गठित। सतीश चंद्र समिति की अनुशंसा के आधार पर 1993 में लोक सेवा परीक्षा एकल संयुक्त परीक्षा के रूप में ली जा सकेगी। अब देखिए सतीश चंद्र समिति का संबंध किससे है, तो आप सिंपल सी बात लगा सकते हैं, लोक सेवा परीक्षा, यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड कौन सा है, लोक सेवा परीक्षा संबंधित से किससे है, सतीश चंद्र समिति, जो कि आती है 1988 में इसका गठन होता है सतीश चंद्र समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, वर्ष 1993 से लोक सेवा परीक्षा एकल संयुक्त परीक्षा के रूप में ली जा सकेगी। इन्होंने 1993 से बताया कि जो है जो यूपीएससी है इसके थ्रू जो है संयुक्त परीक्षा के रूप में ली जा सकेगी, जिसमें आईएएस आ जाएगा, आईएफएस आ जाएगा, आईपीएस आ जाएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अन्य केंद्रीय सेवाएं भी इसके लिए परीक्षा ली जा सकेगी। इसका काम क्या होगा,
जो लोक सेवा परीक्षा होगी वो ग्रुप ए में आ जाएगा, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस आ जाएगा। ग्रुप बी में आपके अन्य केंद्रीय सेवाएं की परीक्षा ली जाएगी। ये सतीश चंद्र समिति का संबंध किससे है? तो देखिए हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट सीखा था गोरवाल समिति। गोरवाल समिति कब आई थी? 1948 में आई थी। 1948 में आई थी गोरवाल समिति, ये आपको याद रखना है। गोरवाल समिति कब आई थी? 1948 में आई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार से रिलेटेड था गोरवाल समिति। किससे रिलेटेड था? भ्रष्टाचार से रिलेटेड था गोरवाली समिति। और ये जो थी सेना की जीप खरीद से रिलेटेड था, जिसमें जो है पाया गया कि नेता, विधायक और मंत्रीगण जो थे ये भारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आया 1966 में, यानी कि 5 जनवरी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, जिसका मकसद था कि जो व्यवस्था है, लोक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और इसके अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई थे, बाद में जो है हनुमंतैया बना दिए गए थे। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, जो कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग मैंने बताया था आपको लगभग अगस्त 2005 में आया था। ठीक है, अगस्त 2005 में आया था। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो प्रशासन है इसमें जवाबदेही भी होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी भी होना चाहिए, प्रतिक्रियाशील होना चाहिए और सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। वहीं पे आता है सतीश चंद्र समिति, तो आप देख ही लिए। इसका मेन उद्देश्य जो है यूपीएससी से लेकर हो गया था। लोक सेवा परीक्षा में जो है 2 तरह से परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि एक ग्रुप ए में आईएएस आईएफएस की परीक्षा होगी और सेकंड ग्रुप में अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा होगी। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल अयंगर समिति। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये गोपाल अयंगर समिति। तो गोपाल अयंगर की समिति की देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए कई समितियों का गठन तो किया, जैसे कि पीछे मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने अपना अपना सुझाव दिया। ये समितियाँ निम्न हैं। जैसे 1947 में सचिवालय पुनर्गठन समिति आई। तो कौन सी आई? 1947 में आया, अब सचिवालय पुनर्गठन समिति आया। फिर आता है आपका 1948 में ही 48 में आता है उद्योगपति कस्तूर भाई लाला भाई के नेतृत्व में मितव्ययिता समिति आई। 1949 में गोपाला स्वामी अयंगर समिति आई। अब देखिए 1949 में गोपाला अयंगर समिति आई। कब आई? गोपाला अयंगर समिति कब आई? 1949 में आती है। आज़ादी से पहले 1937 से 1943 तक एन गोपाला स्वामी अयंगर कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर कौन थे? कश्मीर के एक प्रधानमंत्री थे। अयंगर ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया था, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो आर्टिकल 370 के तहत जो दर्जा मिला था विशेष राज्य का, उसका काम उन्होंने दर्जा दिलाने का काम कौन किया था? गोपाल अयंगर। ठीक है। आज़ादी के बाद एन गोपाल अयंगर काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के लिए चुने गए। उसके बाद 29 अगस्त 1947 में वे BR अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए 6 सदस्यीय समिति के सदस्य भी रहे थे। तो यानी कि संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे थे एन गोपाल अयंगर, जिनको जाना जाता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको लागू कराने के लिए जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? गोपाल अयंगर का। ये समिति जो है 1949 में आती है। ठीक है। और विशेषकर इस समिति का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर के जो है आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। और अयंगर जो थे ये कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हैं आपके सामने जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे नेट और JRF लिख दे रहा हूँ तो आप नेट ही JRF के लिए है, बल्कि ये नेट JRF के अगर आप हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो लो लेवल ऑटोमेटिक आपका क्लियर होने लगेगा। ठीक है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेके। तो आज के लिए इतना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।